Hello students, in today's session we are going to read The Voice of the Rain, which is second poem from your book Hornbill. In this poem, as the name suggests, the poet Walt Whitman has written his conversation with rain. वॉल्ट विटमैन ने अपनी बातचीत का अंश इस पोएम में डिपिक्ट किया है, जो कि वो बारिश के साथ उनकी बातचीत होती है. तो व्हाट डज ही से? While standing in soft falling shower of rain, जब वो बारिश की धीमी बूंदें गिर रही हैं, फुहारें पड़ रही हैं, तो उसमें पोएट खड़े हैं. एंड ही आस्क क्वेश्चन टू द रेन, हु आर यू? देन टू हिज अमेजमेंट द रेन रिप्लाइज. वो पूछ लेता है और वैसे ही बारिश की बूंदें उसको जवाब देती हैं. एंड व्हाट डू दे से? दैट वी विल रीड इन दिस पोम. सो लेट्स स्टार्ट. It is a short free verse poem by American poet Walt Whitman. Short in the sense that it is when you will see this poem, it is a single sentence only punctuated at the end by full stop. Rest everywhere you will find either semicolon or comma or colon. So it is punctuated only at the end, means it is a full single sentence poem. And free verse. Free verse in the sense it does not have any particular form of poetry. पोएट्री का कोई भी फॉर्म इसमें नहीं है. इट इज़ रिटन लाइक नैरेटिव, क्योंकि पोएट्री और प्रोज में जो आप फिक्शंस पढ़ते हो और पोएट्री पढ़ते हो उसमें यही डिफरेंस होता है. उनका फॉर्म होता है, उनका पर्टिकुलर मीटर होता है और म्यूज़िकल इफ़ेक्ट होता है पोएट्री में, और जिससे वो अलग होती है प्रोज से. बट दिस हैज़ बीन रिटन एज अ नैरेटिव. एक नैरेटिव मतलब बातचीत का अंश है, जैसे इस पोम में लिखा हुआ है. सो दैट्स वाई दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच देयर इज़ नो पर्टिकुलर राइम और पैटर्न और एनी म्यूजिकल इफेक्ट, दैट इज़ नोन एज फ्री वर्स. The author is Walt Whitman. He is an American citizen. This poetry was originally published in periodical means magazine, जो periodically होती है, called Outing in 1885. Outing में ये पब्लिश हुआ था पहली बार, जो 1885 ईयर में प्रिंट हुई थी. It was later reprinted in Leaves of Grass, Whitman's most celebrated collection of verse. विटमैन का मोस्ट सेलिब्रेटेड मीन्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. क्या नाम है उसका? लीव्स ऑफ ग्रास. तो इसमें बाद में इसका प्रिंट हुआ, इसका एक पार्ट बना, जो आपकी जो पोएम पढ़ रहे हो, द वॉइस ऑफ द रेन. इट इज़ इन दिस पोएम द स्पीकर लिसन्स टू द पर्सोनिफाइड फिगर ऑफ द रेन. नाउ यू नो व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन. आपको पता है कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हेन एनी नॉन लिविंग थिंग और नॉन ह्यूमन थिंग इज़ गिवन द एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बींग. तो रेन को, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताई है कि रेन बारिश बात करती है पोएट से, तो इसलिए रेन को पर्सोनिफाई किया गया है. मतलब बात करना वो उसका कॉमन ट्रेट नहीं है, बारिश की क्वालिटी नहीं है, बारिश किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि इसमें बारिश रेन रिप्लाई कर रही है पोएट के क्वेश्चन का, तो इसलिए कहते हैं कि रेन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, विच कॉल्स इट सेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ. और अपने आप को क्या बताती है? वो पोएट से बात करते हुए बताती है कि वो धरती की कविता है, अर्थ की पोएम है. Elucidating each stage of the water cycle, the poem pays tribute to the invigorating power of the natural world and claims that poetry nourishes human just as rain nourishes the earth. इसमें elucidate किया गया है, क्लियर किया गया है, clarifying each stage of water cycle has been described in this poem. और ये पोएम एक तरह से नेचुरल वर्ल्ड को ट्रिब्यूट है, नेचुरल वर्ल्ड के इन्वेगरेटिंग पावर को. इन्वेगरेटिंग पावर क्या है? जो नवजीवन रिवाइटलाइज करने की जो क्षमता है नेचुरल वर्ल्ड की, उसको एक तरह से ये ट्रिब्यूट है या होमेज है या श्रद्धांजलि दी गई है. इस पोएम के तौर पे पोएट ने अपनी श्रद्धांजलि दी है. और इसमें ये क्लेम किया गया है, एक तरह से कंपेयर किया गया है कि पोएट्री नरिशेज ह्यूमैनिटी एज द रेन नरिशेज द अर्थ. जैसे कि पोएट्री ह्यूमैनिटी को नरिश करती है, सिमिलरली रेन नरिश करती है अर्थ को. तो जैसे रेन नेचुरल वर्ल्ड
रिप्लेनिश करता है अर्थ को, उसको ब्यूटिफाई करता है, उसको नवजीवन देता है, वैसे ही पोइट्री है ह्यूमैनिटी को, मानवता को नवजीवन देती है, उसको ब्यूटिफाई करती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो सौंदर्य है वो इन कलाकृतियों से ही है, कला से ही है। सो लेट अस रीड द पोम। द वॉइस ऑफ द रेन। Who art thou? Said I to the soft falling shower. Which strange to tell, give me an answer, as here translated. What does the poet say? Who art thou? Children, who art thou? This may be a new thing for you. Art thou means who are you? Art means it is archaic use of are. You will see art, art. It is archaic use of आर। आर का पुराने फॉर्म में या अभी भी कविताओं में, पोम्स में आपको मिलेंगी ये आर के बदले आर्ट, ART। एंड दाउ, दाउ इज यू, दाउ मीन्स यू। सो व्हाट डज द पोएट आस्क? द पोएट आस्क द रेन, हु आर यू? सिड आई, हु इज दिस आई? द पोएट। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, it shows that the poet is standing in the soft falling shower. soft falling shower से वो पूछता है, बारिश की बूंदें जो धीमी धीमी पड़ रही हैं उनसे वो पूछता है। which is strange to tell because it is surprising and they answer, gave me an answer. आंसर भी देते हैं पोइट को, as here translated. why has he translated? because the common being cannot understand the language of rain. ये तो पोइट हैं, कवि हैं जो कि उसकी भाषा समझ लेते हैं, नेचुरल एंटिटीज़ की भाषा समझते हैं, बाकी कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है उनकी भाषा समझना। तो पोएट ट्रांसलेट कर देते हैं हमारे लिए रेन क्या कह रही है। आई एम द पोम ऑफ अर्थ। क्या कहती है रेन? कि मैं पोम हूँ अर्थ की, मतलब धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven bends vaguely formed, altogether changed and yet the same. Now she expresses the cycle. क्या बता रही है इस लाइन में? आप देखोगे, Eternal I rise impalpable. Impalpable is intangible, which cannot be touched, जिसको आप छू नहीं सकते। Eternal means कंटिन्यूअस, परपेचुअली आई राइज, कंटिन्यूअसली ये उठती रहती है। कहाँ से? आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बच्चों, वाटर साइकिल में आप देखते हो कि वाटर वेपर के फॉर्म में ये हवा के साथ मिलके ऊपर आकाश में जाती है, लाइट होती है एयर से, तो वेपर वो ऊपर चली जाती है, आसमान में जाती है। तो यही ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये बारिश बनने की पहली प्रोसेस है, जो कि धरती से बारिश की बूंदें इवेपोरेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में आकाश में जाती है। तो यही वो बता रही है, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल विच कैन नॉट बी टच्ड। वेपर को, वाटर वेपर को हम देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सी, और उसको टच भी नहीं कर सकते, इंटैंजिबल है। इटर्नल, कंटिन्यूअसली, परपेचुअल। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी, अनफैदमेबल, बॉटमलेस जिसका अंत नहीं है, अंतहीन समुद्र से वो लगातार ऊपर की तरफ उठती रहती है। अपवर्ड टू हेवन। अब यहाँ पे पोइट का इमेजिनेशन है, ऊपर कहाँ तक वो जा रहा है? हेवन मतलब स्वर्ग तक जा रहा है। वेंस, वेंस, वेयर, वेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। उसका फॉर्म चेंज होता है, लेकिन इंटरनल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर सेम। आप जानते हो कि बारिश में वही कंपोनेंट्स होते हैं, वेदर दे आर इन द वेपर फॉर्म और इन वाटर फॉर्म और इन गैस फॉर्म। वेपर के फॉर्म में हो या वाटर हो, रेन जब बन के आती है, या बादल के फॉर्म में हो, क्लाउड के फॉर्म में हो, तो उनका कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट वही होता है। तो दैट्स व्हाट इट सेज। वेगली मीन्स नॉट क्लियरली। फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? क्लाउड बनता है। अपवर्ड टू हेवन, जब ऊपर ये जाती है तो वहाँ पे जाके ये किस फॉर्म में ले लेती है? क्लाउड, विच इज़ नॉट पर्टिकुलर डेफिनेट इन फॉर्म। क्लाउड बनता है जब बादल बनता है तो वो वेग होता है, इट इज़ नॉट डेफिनेट इन शेप। दैट्स वाई इट सेज दैट वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड,
क्योंकि अब वो वेपर क्लाउड बन चुका है, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। हियर द पोएट यूजेस एंटीथेसिस, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। चेंज हो चुका है फिर भी वो सेम है, उसका फॉर्म अंदर से वो वाटर वेपर ही है जो कि क्लाउड का फॉर्म ले चुका है। देन इट सेज आई डिसेंड। तो यहाँ पे आपने देखा इसका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दो इसका प्रोसेस इसने डिफाइन किया है ये फर्स्ट टू लाइन्स में, जो वाटर साइकिल का फर्स्ट टू फॉर्म है। Then I descend to leave the drought atomized dust layer of the globe. Then I descend. Then it is telling about precipitation. उसके बाद बारिश की बूंदों के फॉर्म में ये धरती पे वापस आती है। It falls back to the earth. ग्राउंड पे फॉल बैक होती है बारिश के फॉर्म में। एंड लेव मीन्स वॉश ऑफ करती है। किसको वॉश ऑफ करती है? ड्रॉट मीन्स ड्राइनेस विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ रेन और लैक ऑफ वाटर। बारिश नहीं होती तो हमारी धरती किस तरह की होती है? वो सूखी होती है, तो उसको वो वॉश ऑफ करती है। जब ये डिसेंड होती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, डिसेंड होती है मतलब नीचे गिरती है, फॉल्स बैक टू द अर्थ, तो अर्थ पे वापस गिर के ये किसको वॉश करती है, लेव करती है? ड्रॉट को, जो ड्राइनेस होता है। एटॉमिज स्मॉल पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स कवरिंग ऑफ डस्ट ऑन द ग्लोब के ऊपर, जो धरती के ऊपर हमारी धूल जमी हुई होती है, मिट्टी जमी होती है, उसको वॉश ऑफ करती है और हमारी धरती को क्या करती है? दिस ब्यूटिफाइज आवर अर्थ। तो हमारी मदर अर्थ को ये सुंदर बना देती है, ब्यूटिफाई कर देती है। एंड ऑल that in them without me were seeds only, latent, unborn. Now it tells its life sustaining force. जैसे बताती है अपने आप को कि इसके बिना ये पूरी जो सीड्स हैं इस धरती के अंदर वो latent होती, latent, unborn. They could not germinate without water. Seeds under the earth layer cannot germinate without water. पानी के बिना सीड्स जो होती हैं धरती के नीचे वो जर्मिनेट नहीं हो पाती। तो यही वो बता रही है, ऑल दैट इन देम अंडर द अर्थ लेयर विदाउट मी वर सीड्स ओनली, केवल सीड रह जाती, लैटेंट अनबॉर्न। लैटेंट मीन्स डोमेंट, नॉट एक्टिव, तो वो वहीं पड़ी पड़ी ख़त्म हो जाती। अनबॉर्न जर्मिनेट नहीं कर पाती। And forever, day and night, I give back life to my own origin. और इस तरह से वो, क्योंकि उनको जर्मिनेट करती है, सीड्स को जर्मिनेट करती है, अर्थ को ब्यूटिफाई करती है, तो फॉरएवर और सदा सदा के लिए, डे एंड नाइट, परपेचुअली, कंटिन्यूसली, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपनी ओन ओरिजिन को लाइफ गिव बैक करती है, मतलब उसको रिप्लेनिश करती है, फिर से उसमें ज़िंदगी भरती है। ओन ओरिजिन, उसकी ओरिजिन क्या है? बारिश की बूंदों की, रेन की ओरिजिन क्या होती है? दिस अर्थ। स्टार्टिंग में इसने बताया है कि इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, क्या बताया इसने? सतत ये धरती की सतह से उड़ती रहती है वेपर के फॉर्म में, इसका इवेपोरेशन होता है और जब वो वापस डिसेंड करती है धरती पे, वापस फॉल बैक होती है बारिश के फॉर्म में, जब वो वापस धरती पे आती है तो इसको ये फिर से पुनर्जीवन प्रदान करती है। That's what it is telling, that and forever by day and night, perpetually, continuously, day and night, continuously, I give back life to my own origin. अपने own origin को, जहाँ से कि originate हुई थी, पैदा हुई थी, उसी को वापस life देती है। And make pure and beautify it, उसको pure बनाती है, उसको clear बनाती है और beautify करती है, redecorate करती है और एम्बेलिश करती है, सजा देती है उस धरती को। तो आप देखते हो कि बारिश के दिनों में बारिश की बूंदें जब पड़ती रहती हैं तो एवरीथिंग गेट्स रिफ्रेश्ड एंड न्यू एंड ब्यूटीफुल। चारों तरफ हमें सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आफ्टर दिस द 2 लाइन्स हैव बीन इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इसके बाद आप देखोगे कि इस पोएम के लास्ट 2 लाइन ब्रैकेट्स में बंद है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द पोएम ओनली, ये पोएम के पार्ट ही हैं। दिस इज़ ऑल टुगेदर 12 सेंटेंस पोएम, सेंटेंस नहीं कह सकते उसको,
12 लाइन पोएम है। सेंटेंस क्योंकि एक ही है बिकॉज इट इज़ पंक्चुएटेड बाय फुल स्टॉप इन द एंड, तो इसको लास्ट में पंक्चुएट किया गया फुल स्टॉप से। तो 10 सेंटेंसेस जो है ऊपर, 10 लाइन्स जो है वो ऊपर है, और लास्ट में 2 सेंटेंस जो है, 2 लाइन है, सेंटेंस नहीं, आप बार इसको ध्यान रखना, ये लाइन है जो कि इनक्लोज किया हुआ है पैरेंथेसिस में, 2 लाइन इसके पैरेंथेसिस में इनक्लोज है। तो ऑल टुगेदर इट इज़ अ 12 लाइन पोएम विथ अ सिंगल सेंटेंस। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम बर्थ प्लेस, अब इसमें क्यों पंक्चुएट किया गया है, इसको क्यों कोट किया गया है, मतलब इसको अलग क्यों किया गया है बाकी पोएम से, दैट वी हैव टू पे अटेंशन टू। For song issuing from its birthplace after fulfilling, wandering, rigged or unrigged duly with love returns. यहाँ पे पोएट कह रहा है, डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं पोएट वॉल्ट विटमैन पोएट्री को रेन से। फॉर सॉन्ग मीन्स लाइक रेन, सॉन्ग ऑल्सो इशूइंग फ्रॉम इट्स ओन बर्थ प्लेस, जहाँ हमने देखा था कि इसका बर्थ प्लेस था धरती, बर्थ प्लेस थी रेन की, उसी तरह से ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, वेयर इट गेट्स थॉट, धरती की चीज़ों से ही, डिफरेंट एंटिटीज से ही पोएट इंस्पिरेशन लेते हैं और उनकी थॉट्स क्रिएट होती है जिससे कि वो कविता लिखते हैं। तो ये कह रही है कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस मीन्स ह्यूमैनिटी ही सोर्स होती है, हमने अपने आसपास से इंस्पिरेशन मोटिवेट होते हैं और उसको पोएम के फॉर्म में कंपोज करते हैं। तो व्हाट इज़ इट्स बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस इज़ ह्यूमैनिटी, जहाँ से वो बर्थ प्लेस है, और ह्यूमैनिटी से वो इंस्पिरेशन लेके पोएट कंपोज करता है पोएम को। आफ्टर फुलफिलमेंट मीन्स वॉन्डरिंग, चारों तरफ ये वॉन्डर होती है, इट स्प्रेड्स ऑन द अर्थ, जब वो कोई भी पोएम कंपोज होता है तो ये धरती पे हर जगह घूमता है। रेक्ड और अनरेक्ड, रेक्ड मीन्स heeded or unheeded, whether people pay attention, they like it, or it remains unliked or unheeded. कोई इसको ध्यान देता है, sometimes it becomes celebrated poem, sometimes it becomes very famous and sometimes it is unheeded. लेकिन पोएट के लिए तो वो उतनी ही प्यारी है उसकी क्रिएशन, तो लोग इसको एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन पोइट के लिए वो उतनी ही प्यारी उसकी क्रिएशन है। इट रिटर्न्स ड्यूली विथ लव, लास्ट में वो अपने क्रिएटर के पास, पोइट के पास उसी तरह से लौट आती है जैसे कि बारिश की बूंदें फिर से वापस धरती में समा जाती है। इसी तरह से पोएम भी ओरिजिनेट होती है पोइट के हार्ट से और चारों तरफ घूम के, वेदर इट इज़ एक्नॉलेज्ड, अप्रिशिएटेड और नॉट, returns duly to the poet's heart with love, because always poet has place in his heart for his creation. तो अपने क्रिएशन के लिए पोएट के हार्ट में हमेशा ही जगह होती है, तो उसमें प्यार के साथ वो उसको वापस रख लेता है। तो दिस इज़ अबाउट योर पोम। नाउ लेट अस सी वंस द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस पोम। जल्दी से इसको देख लें। Who art thou? In this sentence you will see, said I to the soft falling shower. यहाँ पे आपको बच्चों मिलेगा assonance. Assonance means repeated vowel sound, that is O. To soft falling shower. यहाँ पे who art thou? यहाँ पे repeated O sound है assonance. Then alliteration is S, soft shower. यहाँ पे देखिए alliteration is S, soft falling shower. And then hyperbaton. Hyperbaton is a poetic device in which the normal sequence of word in a sentence is altered. जो सेंटेंस में नॉर्मल सीक्वेंस होता है, पहले सब्जेक्ट का देन वर्ब का, तो वो सीक्वेंस अल्टर हो जाता है, दैट इज़ हाइपरबैटन। तो यहाँ पे क्या है, सेड आई, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई सेड होना चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, तो यहाँ पे पोएट ने लिखा है सेड आई, तो दैट इज़ नोन एज hyperbaton. So this is in first line. Then in second line you will find again assonance A, that is prominent sound in this line is A. यहाँ पे repetition आपको दिखेगा A, बहुत सारे A sound है. Strange gave me an answer as translated. So this is prominent sound, that is assonance, and then consonance is R. You will find strange answer here translated R, repetition of R sound. So here you will find assonance and consonance. Then
आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो ये रेन की वॉइस जो है दैट इज़ पर्सोनिफाइड। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि इसको पर्सोनिफाई किया गया है रेन को, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। मेटाफर बिकॉज इट इज़ टेलिंग इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ। Instead of comparing it with the help of like or as, it is telling direct comparison है। यहाँ पे अपने आप को क्या बता रही है, धरती की कविता बता रही है। ये नहीं कह रही है कि आई एम लाइक पोएम ऑफ अर्थ। तो लाइक और एज के बदले ये डायरेक्ट अपने को धरती की कविता बता देती है। तो इफ़ समथिंग इज गिवन डायरेक्टली टू अदर थिंग, कुछ किसी भी चीज़ को डायरेक्टली दूसरे एंटिटी से रेफ़र कर दिया जाता है तो दैट इज़ मेटाफर। ये हमने देखा है अपने पोएटिक डिवाइस के चैप्टर में। तो यहाँ पे ये मेटाफर है। पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। एंड देन अगेन एजोनेंस, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ ओ। आपको बहुत सारे ओ मिलेंगे यहाँ पे, तो दैट अगेन पोम ओ। सो दिस इज इन दिस लाइन। देन third line you see, eternal I rise impalpable. Here you will see I as eternal, impalpable. Here you will see I sound is very prominent in this. यहाँ पे I sound बहुत prominent है। E, rise, I. Here again, यहाँ पे बच्चों आप ध्यान देना कि here it gives eternal, impalpable. It is rhyming with this. और यहाँ पे I और rise, तो ये अलग अलग एजोनेंस हैं। सो अगेन O, repeated O, so that you have to see। जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंस ये आप लोग देख लेना। You will find a lot of consonants and assonance in this poem. Then upward to heaven bands vaguely formed, altogether changed yet the same. Assonance here, यहाँ पे एजोनेंस आपको ई है, बहुत सारे prominent sound of E, and then we had discussed that altogether changed and yet the same. It is contradicting idea, contradictory idea same लाइन में यूज़ किया गया है। तो ये है altogether change and yet the same। उसका बदल जाता है, फॉर्म बदल जाता है, वो वेपर से क्लाउड में बदल जाता है, लेकिन फिर भी उसका इंटरनल कंपोनेंट सेम है। तो चेंज्ड और सेम दोनों अलग अलग आइडियाज़ हैं। दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, opposite ideas used together. Then next is I descend to leave the draught, atom is dust layer of the globe. Here you will find assonance, repeated sound of O. Then all and all that in them here, and दोनों लाइन में यहाँ पे आप देखोगे that is example of anaphora। ये आपने देखा यहाँ पे example, and both of the lines start with the same word end, so that is example of anaphora। and assonance I has been repeated। यहाँ पे I बहुत सारे टाइम पे आ रहा है, latent inborn without me in I। so this is assonance। here you have to refer it separately। जहाँ पे यहाँ पे आप ये सेकेंड लाइन में आप इसमें assonance I लोगे। then own origin, here you will see again assonance own origin, both of the words are starting with O sound, दोनों O sound से start हो रहे हैं, तो own origin। and make pure and beautified, फिर से assonance O आया, ऊपर दोनों O से start prominent है। ये alliteration होता है जब वो consonant होता है, at when repeated vowel sound, that is assonance। तो beginning में भी अगर repeat हो रहे हैं तो that is example of assonance। and here again for issuing from its birthplace, यहाँ पे आप देख लेना, आपको assonance मिलेंगे, repeated I sound, and duly with love returns। here it is clear hyperbaton। hyperbaton कैसे है, duly with love returns, returns duly with love, it should be the normal sequence of the sentence, returns duly with love, yes होना चाहिए grammatically, बट यहाँ पे क्योंकि पोइट ने रिटर्न्स ड्यूली, ये ऐसा आना चाहिए, ये होना चाहिए, बट व्हाट द पोइट हैज़ रिटन ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो इट इज़ अगेन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैव बीन अल्टर्ड इन द सेंटेंस। एक लाइन में सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स नॉर्मल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है, दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबैटन।
So this is all about the poetic devices. I hope you understood. If you have any question, then you can ask on your WhatsApp group. So this is all for now.